आज हम बात करेंगे तुर्की की मुद्रा लीरा के पतन की और उस एक जोखिम भरे दांव की जिसने एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। जरा सोचिए, एक वक्त ऐसा था जब तुर्की में महंगाई 80 से 90% तक पहुंच गई थी। मतलब लोगों ने जो पैसा बचाकर रखा था उसकी कीमत समझ लीजिए हर महीने घटती जा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी देश की करेंसी ऐसे कैसे गिर जाती है? क्या ये सब अचानक हो जाता है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी होती है? देखिए, तुर्की लीरा का गिरना कोई रातों रात हुआ हादसा नहीं था। ये तो एक ऐसी सुनामी थी जो धीरे धीरे बन रही थी, और सच कहें तो इसके संकेत पहले से ही साफ दिख रहे थे। तो ये जो पूरा संकट था ना, इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। एक तरफ तो एक लीडर का बिल्कुल अलग तरह का आर्थिक विश्वास था, और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था में पहले से ही कुछ कमजोरियां थीं जो इस विश्वास के लिए एक खतरनाक जमीन साबित हुईं। चलिए, अब आते हैं इस संकट के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि पारंपरिक अर्थशास्त्र और राष्ट्रपति एर्दोगान के अपने निजी विश्वास के बीच की सीधी टक्कर पर। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इस पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, जो कहती है कि भाई महंगाई बढ़े तो ब्याज दरें बढ़ा दो, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ थे राष्ट्रपति एर्दोगान। उनका मानना था कि नहीं, ठीक इसका उल्टा करो, महंगाई कम करने के लिए ब्याज दरें और घटा दो। अब ये एक ऐसा आइडिया था जिसने दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट का सिर घुमा दिया। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी जो किताबों में लिखी हो, नहीं, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसे देश के सेंट्रल बैंक पर, मतलब उस संस्था पर जो अर्थव्यवस्था को संभालती है, जबरदस्ती थोपा गया, चाहे वो सहमत हो या ना हो। तो इसे एक आर्थिक गलती समझना शायद सही नहीं होगा। इसे एक सोचे समझे, एक जानबूझकर खेले गए राजनीतिक जुए की तरह देखना ज्यादा सही है। और दाव क्या था? दाव ये था कि शॉर्ट टर्म में वोटर्स को खुश रखने के लिए देश की लॉन्ग टर्म आर्थिक स्थिरता को ही दाव पर लगा दो। तो इसका फायदा और नुकसान क्या था? राजनीतिक तौर पर फायदा ये था कि इकोनॉमी बढ़ती हुई दिख रही थी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम था, जो उनका एक बड़ा वोट बैंक है। तो लोगों को लगा, अरे वाह, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन इसका आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा था। देश पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, बाहर के इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट रहा था, और पूरी इकोनॉमी बाहरी पैसे पर इतनी ज्यादा निर्भर हो गई थी जो कभी भी देश से बाहर जा सकता था। तो फिर हुआ क्या? ये जुआ उल्टा कैसे पड़ा? चलिए देखते हैं। कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। 2018 में अमेरिका से एक झगड़ा होता है और विदेशी निवेशक डरकर अपना पैसा निकालने लगते हैं। इसके बाद जो भी सेंट्रल बैंक का गवर्नर ब्याज दरें बढ़ाने की हिम्मत करता, उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। और 2021 में तो मतलब हद ही हो गई। एक गवर्नर ने दरें बढ़ाई और कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें हटा दिया गया। अब इसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को एक साफ और डरावना मैसेज दिया कि तुर्की का सेंट्रल बैंक अब आज़ाद नहीं है और ये देश अपनी करेंसी को बचाने के लिए कुछ नहीं करने वाला। अब सोचिए, तुर्की के आम आदमी पर क्या बीत रही होगी। उनके लिए ये एहसास था कि नकद रखने का मतलब है कि उसका मूल्य पिघल रहा है। जब आपकी जेब में रखा पैसा हर दिन अपनी वैल्यू खो रहा हो तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर है, लोगों ने खुद को बचाने के रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी लीरा बेचकर अमेरिकी डॉलर और सोना खरीदना शुरू कर दिया। इसे डॉलराइजेशन कहते हैं। और ये तब होता है जब लोगों का अपनी देश की करेंसी से भरोसा पूरी तरह उठ जाता है। तो इस जुए के फेल होने का नतीजा क्या निकला? एक शब्द में कहें तो तबाही। लीरा की कीमत जमीन पर आ गई, महंगाई आसमान पर पहुंच गई, और जो विदेशी निवेश था वो लगभग गायब हो गया। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इसका असल जिंदगी में मतलब समझिए। आम लोगों के लिए रोज की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया, कंपनियों का धंधा करना नामुमकिन सा हो गया, और देश दुनिया में आर्थिक तौर पर अकेला पड़ गया। और यहीं पे हमें इंटरनेशनल फाइनेंस का एक कड़वा सच देखने को मिलता है कि एक बार जब बाजार का, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट जाता है तो उसे दोबारा हासिल करना लगभग नामुमकिन होता है, आप बाद में चाहे जो कर लें। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये एक ऐसा संकट था जिसका आना लगभग तय था। अगर हम इस पूरे संकट को तोड़कर देखें तो दो चीज़ें साफ दिखती हैं। पहला, राजनीतिक पॉपुलिज्म,
मतलब शॉर्ट टर्म में लोगों को खुश रखने के लिए देश की लॉन्ग टर्म सेहत को दांव पर लगा देना, और दूसरा आर्थिक सिद्धांतों को पूरी तरह से नकार देना और सेंट्रल बैंक जैसी जरूरी संस्था की आज़ादी छीन लेना। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि तुर्की का करेंसी क्राइसिस कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये नतीजा था एक राजनीतिक फैसले का जो आर्थिक हकीकत से जा टकराया। और ये कहानी सिर्फ तुर्की की नहीं है, ये दुनिया की हर उभरती इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चेतावनी है। तो ये कहानी थी एक अपरिहार्य संकट की, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति आर्थिक हकीकत के खिलाफ जंग छेड़ दे तो होता क्या है। तुर्की की कहानी इसका एक जवाब तो देती है, पर सवाल ये है कि दुनिया इस जवाब से क्या सीखेगी।